सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुरुजी 4.0 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम जो है अपनी जो हिंदी व्याकरण है उस हिंदी व्याकरण को शुरू कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण आज एक ऐसा विषय बन चुका है जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा रहा है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बात कर लो, मैं कहूँ कि आरएस जो होता है, आरएस तक यानी हिंदी व्याकरण जो है वो पूछा जा रहा है। छोटी से छोटी एग्ज़ाम लें, सीईटी +2 है, सीईटी स्नातक है, इसके अलावा हम वीडियो की बात करें, पटवारी की बात करें, इसके अलावा राजस्थान पुलिस एसआई की बात करें, यानी प्रत्येक जो एग्ज़ाम है उसमें हिंदी व्याकरण जो है वो लगातार पूछा जा रहा है और हिंदी व्याकरण एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैसे तो ये भाषा के साथ में पढ़ा जाता है, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें केवल और केवल भाषा न पूछकर व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और यही जो व्याकरण है आपका जो रीट मेंस है, उस रीट मेंस में हिंदी सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट हैं उनके तो जो 65 प्रश्न आते हैं वो 65 प्रश्न केवल और केवल व्याकरण के हैं। वहाँ कहीं भी साहित्य नहीं है, कहीं भी काव्य शास्त्र नहीं है, कहीं भी व्यावहारिक हिंदी जो है वो व्यावहारिक हिंदी नहीं है, पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र होता है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी नहीं है। यानी कहने का मतलब रीट मेंस में आप केवल हिंदी व्याकरण पढ़कर आप अपने विषय के अध्यापक बन सकते हैं। बात करें सेकंड ग्रेड एग्जाम, वरिष्ठ अध्यापक जो हिंदी विषय के स्टूडेंट हैं, वहाँ तो हिंदी व्याकरण जो है वो 50 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्नों में से 50 प्रश्न आते हैं वहाँ। और यही जो स्कूल व्याख्याता है, जो हिंदी विषय से स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं, वहाँ भी 150 प्रश्नों में से 50 प्रश्न व्याकरण के पूछे जा रहे हैं। अभी जो पिछली स्कूल व्याख्याता हुई है उसमें आप पेपर उठा के देखो आरपीएससी का, वहाँ पूरे के पूरे 50 प्रश्न जो हैं वो हिंदी व्याकरण के पूछे जा रहे हैं। इससे पहले क्या था? इससे पहले ये था कि व्याकरण जो है वो स्कूल लेक्चरर में संपूर्ण व्याकरण नहीं पूछी जाती थी, तो व्याकरण से संबंधित 20-25 प्रश्न आ जाते थे। लेकिन पिछली जो भर्ती हुई है वहां से व्याकरण को यानी संपूर्ण व्याकरण को अपने पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है। तो चाहे हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, हम इस व्याकरण को उसी हिसाब से पढ़ेंगे। चाहे हम सीईटी +2 दे रहे हों, चाहे हम स्कूल व्याख्याता की एग्जाम दे रहे हों, सभी के लिए समान रूप से आपके काम आने वाली है। तो व्याकरण जो है, इस व्याकरण को शुरू करने से पहले हम इस व्याकरण शब्द जो है, इस व्याकरण शब्द के ऊपर चर्चा करते हैं कि ये जो व्याकरण शब्द है ये कैसे बना है। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है, सीधा प्रश्न आ जाता है कि व्याकरण शब्द जो है वो कौन सी धातु से मिलकर बना है, या सी प्रश्न पूछ लेता है निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो व्याकरण शब्द जो है, व्याकरण शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये बना कैसे है। देखो ये बना कैसे है, इसके लिए वी धन आ धन क्री धातु और संस्कृत का लूट पड़ते, संस्कृत का लूट पड़ते। ये तो है संस्कृत के अनुसार। किसके अनुसार है ये? संस्कृत के अनुसार। हम अपने हिंदी के अनुसार इसको समझें तो हिंदी में होता है वी धन आ धन कर धन अन पड़ते। ये है हिंदी में, यानी ऊपर वाला जो मैंने लिखा है वो है संस्कृत के अनुसार। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारी हिंदी व्याकरण है, पहले हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं थी। हिंदी 1000 ईस्वी के बाद की भाषा है।
हिंदी का जो उद्भव विकास हुआ है वो 1000 ईस्वी के बाद में हुआ है। 1000 ईस्वी से पहले हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं थी, केवल एकमात्र संस्कृत भाषा थी, और बाकी जो अपनी भाषाएं हैं वो उसी संस्कृत से निकली हैं। तभी तो कहा जाता है कि सभी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत है। उसी प्रकार से हमारी हिंदी भाषा जो है इसकी जननी भी कौन है? संस्कृत है। तो ऊपर वाला जो है वो संस्कृत के अनुसार है, नीचे वाला जो है 2 नंबर वाला मैंने लिखा है ये अपने हिंदी के अनुसार है। अब आगे ये बना कैसे? देखो, हमने एक जो संधि पढ़ते हैं उस संधि में एक बात पढ़ते हैं कि यदि ई प्लस भिन्न स्वर, तो यहां जो ई होता है इसको यह आदेश होता है। यण संधि में पढ़ा है हमने, क्या होती है यण संधि? ये आगे की बातें हैं। एक बार हम केवल इस व्याकरण शब्द को समझ रहे हैं कि भाई ये बना कैसे है, हमें पता होना चाहिए। हम पूरी व्याकरण पढ़ लेते हैं और हमें ये नहीं पता है कि व्याकरण जो शब्द उसमें कितने उपसर्ग हैं, व्याकरण शब्द जो है उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, उसमें कौन सी धातु है, और कई बार यहीं से प्रश्न भी आ जाता है। तो यण संधि का एक नियम है कि ई के बाद में यदि भिन्न स्वर आएगा तो वहां ये जो ई होता है इसको यह आदेश होता है। पढ़ा है हमने ये तो। अब यहां देखो, इस व में से मैं ई को बाहर निकाल दूं और उसके बाद में आ प्लस यानी धन कर धन अन लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऊपर लिखा था वही मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। किया क्या मैंने? वह में से ई स्वर को मैंने बाहर निकाल दिया। अब यहां देखो ये नियम लागू हो गया कि ई के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ये वाला जो ई है इसको किसका आदेश होता है? यह आदेश होता है। कौन सा आदेश होता है? यह आदेश होता है। अब करो आगे, ये वह जो है ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, मैं कुछ नहीं करना, सामने लिखा हुआ आपके जो भी कर रहा हूं वह है, वह को मैंने ऐसा कैसा उतार दिया। आगे देखो ई है, ई के बाद में क्या आ रहा है? आ, भिन्न स्वर आ रहा है तो किसका आदेश हो गया? यह। यानी कहने का मतलब ई नहीं लिखा जाएगा। क्या नहीं लिखा जाएगा? ये ई नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? जो आदेश हुआ है। क्या आदेश हुआ है? यह का आदेश हुआ है। ये ऐसा कैसा लिख दिया। यहां तक काम हो गया। धन चिन्ह को हटा देंगे, धन चिन्ह को हटा देंगे तो ये आ ऐसा कैसा आ जाएगा, और आगे धन चिन्ह कर और धन अन। यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। ऊपर जो लिखा हुआ है सेम वही है, वह के स्थान पे वह लिख दिया मैंने। ई को यह का आदेश हो गया और उसके बाद में आ ऐसा कैसा लिखा गया, कर भी आ गया और अन भी आ गया। आगे देखो, अब हम एक बात जानते हैं, यदि कोई भी व्यंजन हलंत वाला है, जैसे नीचे वह के नीचे भी हलंत लगी हुई है और यह के नीचे भी हलंत लगी हुई है, यदि कोई भी व्यंजन हलंत है और उसके तुरंत बाद में स्वर आ रहा है तो वो जो स्वर होता है वो हलंत वाले व्यंजन में शामिल हो जाता है। क्या कहा मैंने? दोबारा, यदि किसी हलंत वाले व्यंजन के तुरंत बाद में, यहां देखो वह के नीचे भी हलंत, यह के नीचे भी हलंत, तुरंत बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है ना, स्वर आ रहा है। इसका मतलब ये आ स्वर जो है वो इस य में शामिल हो जाएगा। ये नियम है, हमेशा ये ध्यान रखना कि हलंत वाले व्यंजन के तुरंत बाद में यदि स्वर है तो वो स्वर किस में शामिल होगा? उस व्यंजन में शामिल हो जाएगा। करें आगे, करो। देखो वह तो ऐसा कैसा ही आएगा क्योंकि इसके आगे तो स्वर नहीं है, लेकिन यह के आगे स्वर आ रहा है, तो यह के आगे स्वर आ रहा है तो यह में क्या शामिल हो जाएगा? आ की मात्रा शामिल हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। आगे देखो, कर ऐसा कैसा लिख दूं। एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी भी शब्द में आप यदि प्रत्यय जोड़ रहे हैं, कोई भी शब्द है, जैसे मैं यहां लिखा मैंने कर है और कर में आप
अन प्रत्यय जोड़ रहे हैं। कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे हैं? अन प्रत्यय जोड़ रहे हैं। तो प्रत्यय जोड़ने का एक नियम होता है। आप जो प्रत्यय जोड़ रहे हैं यदि उसका प्रथम वर्ण स्वर है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, क्या कहा मैंने? आप जो प्रत्यय जोड़ रहे हैं उसका प्रथम वर्ण यदि स्वर है, यहां देखो अन प्रत्यय का प्रथम वर्ण जो है वो अस्वर है या नहीं है? है ना, स्वर है। अगर स्वर है तो जिस शब्द में आप प्रत्यय जोड़ रहे हो उस शब्द के अंतिम वर्ण के नीचे हलंत लगाओ, ये नियम कहता है। समझ में आई बात? क्या कहा मैंने? आप जिस शब्द में भी प्रत्यय जोड़ रहे हैं उस प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर है, तो जिस शब्द में आप प्रत्यय जोड़ रहे हैं उस शब्द के अंतिम वर्ण के नीचे हलंत लगा दो। अपने आप ही, अपने आप हलंत लगानी है। अब ऐसे ही मैं यहां देखो कर में क्या जोड़ रहा हूं? अन जोड़ रहा हूं। प्रथम वर्ण क्या है इसका? स्वर है प्रथम वर्ण। स्वर है तो यहां रे के नीचे क्या लगाऊंगा? हलंत लगाऊंगा रे के नीचे। और आगे क्या है? अन है, तो अन ऐसा कैसा लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब आगे देखो, इस वै को मैं ऐसे लिख सकता हूं, भाई आधा है, इसके तुरंत बाद में स्वर नहीं है तो ये आधा ही रहेगा, तो ऐसे लिख सकता हूं। या ऐसा कैसा आ जाएगा? या ऐसा कैसा आ जाएगा? कै भी ऐसा कैसा आ जाएगा? अब फिर रे हलंत वाला आ गया, है ना हलंत वाला, लेकिन रे के तुरंत बाद में स्वर आ रहा है। तो स्वर आ रहा है तो ये किस में शामिल हो जाएगा? ए किस में शामिल हो जाएगा? रे में शामिल हो जाएगा। तो इस रे में ए को शामिल करेंगे तो रे पूरा हो जाएगा और ये न ऐसा कैसा आ जाएगा। क्या शब्द बना? व्याकरण। अणे नहीं आया है, व्याकरण बना है। क्या बना है? व्याकरण। जबकि हम तो क्या पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं। तैवरक का पंचम वर्ण आता है। सर ये तो तैवरक का पंचम वर्ण बन गया, लेकिन देखो एक संधि का नियम पढ़ते हैं। यदि आपने रामायण शब्द पढ़ा होगा, राम धन अयन होता है, लेकिन शब्द क्या बनता है? रामायण बनता है। तो उस नियम के अनुसार ये वाला शब्द जो है ये भी क्या बन जाएगा? व्याकरण बन जाएगा। न जो है वो किस में बदल जाएगा? अणय में बदल जाएगा। आप कहेंगे सर ये कौन सा नियम है? तो ये तो हम संधि पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये शब्द इस प्रकार से बना और इस प्रकार से इस व्याकरण शब्द की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से ये व्याकरण शब्द क्या है? ये बना है। तो ध्यान दें, व्याकरण शब्द जो है इसमें दो तो उपसर्ग हैं। एक उपसर्ग तो कौन सा है? वी। और एक उपसर्ग कौन सा है? आ। बहुत बार एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है, निम्न में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कि एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो व्याकरण शब्द जो है वो भी एक से अधिक उपसर्ग से मिलकर बना है। एक उपसर्ग तो कौन सा हो गया? वी हो गया। एक उपसर्ग क्या हो गया? आ हो गया। और प्रत्यय कौन सा है इसमें? व्याकरण में अन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय है। और धातु क्या है? कर धातु है, संस्कृत में जिसे क्री कहते हैं। कई बार इसको ऐसे भी पूछ लिया जाता है, निम्न में से ऐसा कौन सा शब्द है जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के मेल से बना है, यानी जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो व्याकरण शब्द जो है वो एक ऐसा शब्द है जो उपसर्ग से भी बना है और प्रत्यय से भी बना है। कैसे? ये दोनों तो उपसर्ग हो गए और ये वाला अन्य क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। बात समझ में आ गई? आगे देखो, अब मेरा एक सीधा सा प्रश्न है कि जो व्याकरण का जानकार होता है, जो व्याकरण का ज्ञाता होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक जो है वो पाठ्यक्रम में होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। वहां जैसे हम नहीं पढ़ते, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो व्याकरण का जानकार होता है, व्याकरण का ये कहें कि ज्ञाता होता है, उसे क्या कहते हैं?
बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो ध्यान दें, एक एक शब्द को लेकर चलेंगे हम और उस शब्द का पूरा विश्लेषण करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ लिया हाँ भाई ये व्याकरण शब्द ऐसे बना, नहीं, वहां से प्रश्न कैसे बने हैं, अभी तक एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, आगे आने वाली जो एग्जाम है वहां कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रत्येक जो बिंदु है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दें कि जो व्याकरण का ज्ञाता हो, क्या कहेंगे उसे? तो ध्यान दें, उसे कहते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या कहते हैं उसे? व्याकरण कहते हैं। कभी भी ये मत कर देना कि व्याकरणाचार्य कहते हैं उसे, उसे आचार्य कहते हैं। संस्कृत की जो व्याकरण जानता है उसे कहते हैं आचार्य। तो हिंदी की जो व्याकरण जानता है, हिंदी की व्याकरण का जो ज्ञाता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। बैठ गई दिमाग में? अब बात आती है कि जो व्याकरण है, ये व्याकरण बच्चों को क्यों पढ़ाई जाती है? क्या कारण है पढ़ाने का? भाई क्या क्यों पढ़ाया जा रहा है इस व्याकरण को? चलो हम भाषा के संदर्भ में तो ये देख लें कि बच्चों को भाषा इसलिए पढ़ाई जाती है कि वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, वो अपने विचारों का विनिमय कर सके। लेकिन एक बालक जो स्कूल नहीं जाता, विद्यालय नहीं जाना प्रारंभ किया, क्या उससे पहले वो अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करता? करता है एक बालक। विद्यालय में जाने से पहले 4 साल का बालक हुआ, 4 साल का बालक विद्यालय में जा रहा है, उससे पहले वो अपने विचारों का विनिमय करने लग जाता है। तो भाई ये थोड़ी है कि विद्यालय में जाकर ही वो भाषा सीखेगा, नहीं, भाषा तो वो पहले ही सीख जाता है। क्यों सीखता है? ध्यान दें, भाषा जो है वो सबसे ज्यादा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। जितना ज्यादा अनुकरण करेंगे उतनी ही ज्यादा भाषा सीखी जाएगी। एक छोटा बालक शिशु, उसका जन्म हुआ, उसका मस्तिष्क कोरा कागज था, उसको उसके मस्तिष्क में कुछ भी नहीं था। लेकिन 3-4 महीने का जो शिशु है उसको आप बार बार ये प्रयास करते हैं, बोल बेटा पापा, बोल बेटा मम्मी, आप ये बार बार बुलाते हैं तो वो बार बार उन शब्दों का क्या करता है? अनुकरण करता है। और उस अनुकरण के द्वारा एक दिन वो इन शब्दों का उच्चारण करने लग जाता है। क्या वो ये बोलने के लिए कि पापा मम्मी, ये बोलने के लिए वो विद्यालय गया था? क्या वो ये बातें विद्यालय से सीख कर आया था? नहीं, वो घर पर ही रहकर सीख गया। कैसे? क्या घर वालों ने सिखाया उसको? नहीं, घर वालों ने बार बार उसके सामने उस शब्द का उच्चारण किया, यानी उस भाषा के जो ये कहें कि वाक्य हैं उनका उच्चारण किया, शब्दों का उच्चारण किया। तो बालक वो है वो उसका अनुकरण करता गया और अनुकरण करते करते वो अपने विचारों का विनिमय करने लग गया। लेकिन फिर भी जब वो बालक विद्यालय गया तो उसको व्याकरण पढ़ाई गई। इस व्याकरण को पढ़ाने के पीछे क्या कारण था कि एक बालक जो अपने विचारों का विनिमय करने लग गया, लेकिन उसके बाद में भी उस बालक को व्याकरण पढ़ाई जा रही है? इसके पीछे क्या कारण है? तो देखो, व्याकरण पढ़ाने के पीछे क्या कारण है? जब तक हम एक बालक को व्याकरण नहीं पढ़ाएंगे तो वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएगा, एक स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाएगा, लिखने में वो बहुत ज्यादा अशुद्धियां करेगा, शुद्ध नहीं लिखेगा, अशुद्ध उच्चारण करेगा, शुद्ध उच्चारण नहीं करेगा। इन सब बातों के लिए उस बालक को क्या सिखाई जाती है? व्याकरण सिखाई जाती है कि बालक आगे भविष्य में शब्दों का शुद्ध उच्चारण करे, वाक्यों का शुद्ध उच्चारण करे, कहाँ यानी कितने समय के अपने विचारों को बोलते समय, अपने विचारों का विनिमय करते समय कितने समय के लिए रुकना है, कहाँ कितने समय के लिए रुकना है, शुद्ध बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है। इन सब बातों के लिए उस बालक को क्या सिखाई जाती है? व्याकरण सिखाई जाती है। वरना भाषा तो वो पहले भी सीख जाता है। व्याकरण सिखाने के पीछे एक ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और यदि आप
प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ हिंदी की शिक्षण विधियां भी आपके पाठ्यक्रम में होती हैं। फर्स्ट ग्रेड में तो ये नहीं होता है, स्कूल व्याख्याता में तो शिक्षण विधियां पाठ्यक्रम में नहीं होती हैं, सेकंड ग्रेड में पाठ्यक्रम में है, बाकी रीट मेंस में ये पाठ्यक्रम में है। और रीट प्री की बात करें, रीट पात्रता परीक्षा जो है उसकी बात करें तो वहाँ भी शिक्षण विधियां अपने पाठ्यक्रम में होती हैं और वहाँ सीधा प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से व्याकरण पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और वहाँ उन 4 ऑप्शन में से आपको एक का चुनाव करना पड़ता है। तो ध्यान दें, व्याकरण बालक को शुद्ध उच्चारण, साथ साथ शुद्ध लिखना, शुद्ध उच्चारण हो गया, शुद्ध लिखना हो गया, स्पष्ट उच्चारण, उचित आरोह अवरोह के साथ में वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, तभी वो क्या कर पाएगा, यानी अच्छे जो शब्दावली है उसका चुनाव कर पाएगा। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारे मित्र खड़े होते हैं और आपस में बातचीत करते रहते हैं, तो कुछ जो व्यक्ति होते हैं या कुछ बालक होते हैं वो बातचीत करते समय भी ऐसे ऐसे शब्दों का चुनाव करते हैं बातचीत में भी कि अपने आप ये झलक जाता है वास्तव में ये व्याकरण का जानकार है, वास्तव में ये व्याकरण का जानकार है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को जन्मदिन पे बधाई देनी थी और आपने लिख दिया आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको व्याकरण की जानकारी है तो आपका शब्दकोश भी अच्छा होगा, और शब्दकोश भी अच्छा होगा तो आप नए नए शब्दों का प्रयोग करेंगे। आप लिखेंगे जन्मदिन की आपको अकुत शुभकामनाएं। अब अगला अकुत का अर्थ ही नहीं जानता, वो क्या अर्थ ग्रहण करेगा, लेकिन आप जानते हैं तो अगला अपने आप समझ जाएगा कि हाँ इसने क्या पढ़ी है, व्याकरण पढ़ी है, इसको व्याकरण का क्या है, ज्ञान है। इसीलिए बालकों को क्या पढ़ाई जाती है, व्याकरण पढ़ाई जाती है। तो ये तो एक प्रारंभिक परिचय था कि जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उस विषय को पढ़ने के पीछे कारण क्या है, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उस जो वो विषय है वो बना कैसे है, वो शब्द कैसे बना है। इन सब बातों को जानने के बाद में आगे वाला जो बिंदु हम शुरू करें वो अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।